मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीटोना में कार्यरत हूँ। हमने जीएस मिल का स्वतंत्रता का अध्ययन किया था। आज हम उसके प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। जेएस मिल ने अपने ग्रंथों ऑन लिबर्टी तथा प्रतिनिधि शासन यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतंत्रात्मक शासन को संदेह की दृष्टि से देखता है, तथापि वह एक लोकतांत्रिक विचारक है। इंग्लैंड में लोकतंत्र के समर्थक लेखकों में से सबसे महान लेखक है। यह सत्य है कि किसी अन्य ने मिल के समान इस बात पर जोर नहीं दिया कि लोकतंत्र सभी देशों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। फिर भी मिल के समान किसी को भी इतना विश्वास नहीं था कि जहाँ लोकतंत्र उपयुक्त हो सकता है वहाँ सर्वतंत्र शासन प्रणाली होती है। यानी मिल इस बात से परिचित था कि प्रतिनिधि शासन प्रतिनिधि शासन के विचार के संदर्भ में व्यक्त किया उसने कि इस बात से परिचित था कि जनप्रतिनिधि शासन सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा स्वयं ही अच्छे कानून का निर्माण शासन व्यवस्था को भली भांति संचालित नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए मिल इस बात से परिचित था कि व्यवहार में प्रतिनिधि शासन सबके द्वारा और सबके लिए न रहकर बहुमत के शासन निरंकुश शासन में परिणत हो सकता है, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का दमन संभव है। बहुल और गुणात्मक मतदान के बारे में भी उसने कहा था कि मिल अनुभव करता है कि सभी व्यक्तियों का मत का मूल्य समान नहीं होना चाहिए और अज्ञान ही मूर्ख और उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिक्षित तथा उच्च गुणों वाले व्यक्तियों का मताधिकार का अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। खुला सार्वजनिक मत के बारे में लिखता है कि मिल के अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग बुद्धिमत्ता, समझ और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक रूप में किया जाना चाहिए। मिल के समान प्रोफेसर ट्रिशे ने भी गुप्त मतदान यानी कुत्सित चाल कहा है। यानी कि मिल जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के गहरे लगाव के कारण मिल ने बहुमत के शासन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, उसी की जगह प्रतिनिधि शासन का समर्थन किया। उनका विचार था कि लोकतंत्र को सामाजिक प्रगति का साधन बनाने के लिए निर्णायक निर्वाचक मंडल का शिक्षित होना आवश्यक है। अतः जब तक संपूर्ण निर्वाचक मंडल शिक्षित नहीं हो जाता तब तक सार्वजनिक शक्ति अपेक्षा करते अनुभवी और सुशिक्षित विशिष्ट वर्ग को सौंपी जा सकती है। इस उदारमना अल्पमत की छत्र छाया में जनसाधारण धीरे धीरे सार्थक नागरिकता के गुण अर्जित कर लेंगे। फिर यह विशिष्ट वर्ग सार्वजनिक शिक्षा का समुचित प्रबंध भी करेगा। जनसाधारण में शिक्षा के विकास के साथ साथ राजनीतिक उत्तरदायित्व बढ़ते जाएंगे। अंततः एक ऐसे स्वतंत्र समाज का उदय होगा जिसमें समस्त स्त्री पुरुष शासन के अधिकारों और कर्तव्यों के समान रूप से भागीदार होंगे। मिल ने प्रतिनिधि शासन के विचार को अपनी प्रसिद्ध कृति कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में प्रतिपादित किया। मिल के अनुसार इसका अर्थ है, प्रतिनिधि शासन का अर्थ यह है कि संपूर्ण जनता या उसका अधिकांश भाग स्वयं अपने द्वारा समय समय पर निर्वाचित किए जाने वाले प्रतिनिधियों के द्वारा उस नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करती है जो प्रत्येक संविधान में कहीं ना कहीं निवास करती है। प्रतिनिधि शासन की शर्तें बताई है। मिल ने प्रतिनिधि शासन की स्थापना सफलता के लिए 3 शर्तें बताई। जनमत की स्वीकृति, जिन व्यक्तियों के लिए प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जाए वे इसे स्वीकार करने के इच्छुक हों या अति इच्छुक ना हो तो इसकी स्थापना में बाधा उत्पन्न करे। यानी स्थायित्व दूसरा बताया है। स्थायित्व मीन्स प्रतिनिधि सरकार को स्थायी रूप से प्रदान करने के लिए जो कुछ भी किया जाता था आवश्यक हो उसे करने की व्यक्तियों में इच्छा योग्यता में रुचि। प्रतिनिधि सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार व्यक्तियों से जिन कार्यों को चाहे उनको करने की उनमें योग्यता हो, उन कार्यों की शर्तों को पूर्ण करने के लिए तैयार हो। प्रतिनिधि शासन की विशेषताओं के बारे में मिल लिखता है कि प्रतिनिधि की स्थिति कैसी है। यानी मिल के अनुसार प्रतिनिधि केवल जनता का ही व्यक्ति नहीं, उसका कार्य केवल प्रतिनिधि सभा को जनता के विचारों से अवगत कराना ही नहीं बल्कि उसके कुछ कार्य और भी हैं। उसे अपने स्वयं के विचारों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और उनसे अन्य प्रतिनिधियों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। प्रतिनिधि सभा का निरीक्षण और नियंत्रण का कार्य मिल के मतानुसार एक प्रतिनिधि सभा का वास्तविक कार्य शासन करना नहीं, क्योंकि वह इसके लिए अयोग्य है। उसका वास्तविक कार्य शासन का निरीक्षण या नियंत्रण करना है। इस उद्देश्य से उसके अर्थात कार्यपालिका कार्यों को प्रकाशित करना, अनुचित समझे जाने वाले कार्यों को पर्दाफाश करना, अनुचित सिद्ध होने पर कार्यों की निंदा करना, सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को पदच्युत करना, उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करना आदि प्रतिनिधि सभा का कार्य है।
प्रशासन स्थायी सरकारी पदाधिकारियों द्वारा, यानी कि मिल का विचार है कि प्रशासन का काम स्थायी सरकारी पदाधिकारियों द्वारा होना चाहिए। उनकी नियुक्ति खुली प्रतियोगिता के आधार पर होनी चाहिए। योग्यता शिक्षित प्रशिक्षित सरकारी अधिकारी प्रशासन को काफ़ी दक्षता के साथ चला सकते हैं, लेकिन प्रशासन पर संसद और मंत्रियों के नियंत्रण होना आवश्यक है। विधि आयोग के बारे में कहा इन्होंने, संसद में साधारण योग्यता वाले सदस्य रहते हैं, वे कानून को ठीक से नहीं समझ पाते। कानून का निर्माण एक जटिल कार्य है, अतः मिल का मानना है कानून निर्माण कार्य एक विधि आयोग द्वारा होना चाहिए। विधि आयोग कानून का प्रारूप तैयार करे, उसके बाद उस संसद में प्रस्तुत किया जाए। संसद उन्हें स्वीकार अस्वीकार तथा संशोधन करने का कार्य कर सकती है। द्वितीय सदन यानी मिल ने इंग्लैंड की लॉर्ड सभा का गठन का विरोध किया। उसका मत था कि उस सदन में सामंतों के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को लिए जाए जो देश की बौद्धिकता, आध्यात्मिकता, वैज्ञानिक ज्ञान और वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। मिल के शब्दों में, यदि एक सदन व्यक्तियों का सदन द्वारा प्रतिनिधित्व सदन हो, तो दूसरा सदन राजनीतिज्ञों और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस प्रकार मिल ने नियंत्रक एवं सहायक सदन के रूप में द्वितीय सदन की उपयोगिता को स्वीकार किया। संसद सदस्यों को वेतन नहीं, यानी कि मिल संसद सदस्यों को वेतन देने का विरोधी था। उसका विचार था कि संसद सदस्यों के लिए वेतन की व्यवस्था होने पर संसद की तरफ सेवाभावी व्यक्तियों के आकृष्ट होने के बजाय धूर्त और भाषणबाज व्यक्ति आकर्षित होंगे। इसका परिणाम ये होगा कि जनहित के रूप में संसद का महत्व समाप्त हो जाएगा, और वास्तव में आज देख रहे हैं ऐसी स्थिति। स्थानीय स्वशासन का विस्तार। मिल स्थानीय स्वशासन के प्रबल समर्थक थे। वे इन्हें लोकतंत्र की आधारशिला मानते हैं। प्रशासकों, नेताओं, राजनीतिक प्रशासन का प्रथम प्रशिक्षण स्थानीय संस्थाओं से मिलता है, अतः प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन का विस्तार करना आवश्यक है। सशक्त विरोधी दल। एक प्रतिनिधि शासन के लिए मिल ने सशक्त विरोधी दल का होना आवश्यक बताया है। विरोधी दल सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, उसे कर्तव्यों से परिचित करवाता है। इसके साथ वह विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एवं सशक्त विरोधी दल का रहना आवश्यक है। मतदाताओं की योग्यता। मिल ने अयोग्य और अशिक्षित व्यक्तियों को शासन करने से कार्य से दूर रखने के लिए मतदाताओं को शिक्षा और संपत्ति की योग्यताएं निर्धारित की है। संपत्ति, यानी मिल ने मतदाताओं को संपत्ति विषयक योग्यता पर भी बल दिया। उसका मत है कि संपत्तिशाली व्यक्ति संपत्तिहीन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वे शासन के कार्य अधिक कुशलता के साथ कर सकते हैं। अतः कर लगाने वाली सभा के लिए उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाना चाहिए जो संपत्ति के स्वामी हैं। संपत्तिहीन व्यक्ति सार्वजनिक मामले में अपव्ययी प्रवृत्ति अपना लेते हैं और जनता के हितों की उचित रूप से रक्षा नहीं कर पाते, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी होनी चाहिए। मिल लोकतांत्रिक शासन को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता, लेकिन उसे भय था कि बहुमत पर आधारित यह शासन अल्पमतों के हितों की अपेक्षा न कर दे। अतः अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है तो मिल ने 2 सुझाव दिए। स्वतंत्र सदस्यों का निर्वाचन, हेयर प्रणाली पर आधारित अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुबल या गुणात्मक मतदान। मिल ने वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हेतु उच्च बौद्धिक और नैतिक चरित्र वाले नागरिकों के लिए बहुल मताधिकार अर्थात एक से अधिक मताधिकार देने का समर्थन करता है। उसका मानना है कि अज्ञानी और मूर्ख और उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिक्षित, उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों को एक से अधिक मताधिकार मिलना चाहिए। प्रकट मतदान। मिल ने बेंथम की तरह गुप्त मतदान का समर्थन नहीं किया, क्योंकि इससे मतदाताओं में बेईमानी, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। मिल के अनुसार मतदान एक पवित्र कर्तव्य है जिसका प्रयोग सार्वजनिक हित में जनता की देखरेख और उसकी आलोचना सहन करने के लिए खुले रूप में किया जाना चाहिए। महिला मताधिकार, यानी महिला मताधिकार के बारे में कहता है कि श्रीमती टेलर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित होने के बाद मिल विश्वास हो गया कि स्त्रियां अनेक बातों में पुरुषों से श्रेष्ठ होती है, अतः उन्होंने पुरुषों के समान कानूनी और राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। लिंग के आधार पर मतदान में कोई भेद नहीं होना चाहिए। इस समय इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। महिलाओं की स्थिति दासों के समान थी, अतः उस मिल ने संसद के अंदर एवं बाहर महिला मताधिकार और दासता से मुक्ति दिलाने हेतु आवाज़ बुलंद की। मिल के इन्हीं विचारों के चलते 1918 में इंग्लैंड की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। प्रतिनिधि शासन के मूल्यांकन के बारे में हम बात करें तो उसके गुण दोषों का अध्ययन करें तो गुण में यह है कि शैक्षणिक योग्यता तय की है इसने। मिल का सुझाव उचित है कि मतदाताओं के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यताओं का होना आवश्यक है। अशिक्षित जनता मताधिकार का दुरुपयोग करती है। बहुल मताधिकार। मिल का यह सुझाव मौलिक है कि मतों को केवल गणनाहीन की जाए बल्कि उनके वजन पर ध्यान दिया जाए। इस पद्धति का अनुसरण करके विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों को संसद में स्थान दिया जा सकता है और निष्पक्ष विचारों का लाभ उठाया जा सकता है।
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। मिल ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हैर पद्धति पर आधारित अनुपातिक प्रतिनिधित्व को प्रस्तावित किया है, जो प्रशंसनीय है। महिला मताधिकार। पुरुषों के समान महिलाओं को सभी प्रजातांत्रिक देशों में मताधिकार दिया गया है। मिल ने महिला मताधिकार की आवाज़ बुलंद करके सकारात्मक कार्य किया है। विरोधी दल। मिल का यह कथन सत्य है कि प्रबल विरोधी दल के अभाव में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। प्रतिनिधि सरकार प्रगतिशील देशों के लिए। मिल का मत है कि प्रतिनिधि सरकार प्रगतिशील देशों के लिए उपयुक्त, अप्रगतिशील देशों में इसकी सफलता संदिग्ध यह अपने आप में सत्य है। मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी दोषों को निम्नलिखित रूप में विश्लेषित हम कर सकते हैं। जैसे दोषों में प्रतिनिधि सभा के कार्य। मिल ने प्रतिनिधि सभा को कानून निर्माण के कार्य से वंचित किया। ये अप्रजातांत्रिक है। उसका कार्य प्रशासन की निगरानी और नियंत्रण करना ही नहीं, बल्कि कानून बनाना भी है। यहाँ दोष में हम ये भी कह सकते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व जटिल है। अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसके लिए मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया था। उसके द्वारा प्रतिपादित अहेर पद्धति बहुत जटिल है, इसे व्यवहारिक रूप देना कठिन है, इससे दलगत राजनीति को खतरा बढ़ता है। प्रकट मतदान उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान युग में प्रकट मतदान यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक मतदान असामाजिक तत्वों के कारण इससे मत का प्रयोग स्वतंत्रपूर्वक नहीं कर सकता, इसलिए गुप्त मतदान प्रणाली का अपनाया जाना चाहिए। बहुल मतदान प्रजातांत्रिक। आलोचकों का मत है कि अधिक योग्य व्यक्तियों को अधिक मत और कम व्यक्तियों को कम योग्यता वाले व्यक्तियों को कम मत का अधिकार देना अप्रजातांत्रिक। आज के युग में बहुल मतदान का कोई अर्थ नहीं है। मतदाताओं की योग्यता अवांछनीय है। मिल ने मतदाताओं की शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यता को निर्धारित किया, जो अप्रजातांत्रिक शिक्षा संपत्ति की योग्यता निर्धारित करना प्रजातंत्र को चुनौती देना है, क्योंकि प्रजातंत्र की मूल भावना समानता के विरुद्ध है। अशिक्षित और गरीब व्यक्ति मत का प्रयोग शिक्षित और धनी व्यक्ति की तुलना में अच्छे ढंग से करता है। समानता की उपेक्षा। मिल के ने स्वतंत्रता पर अधिक बल देकर समानता की उपेक्षा की। उसके बहुमताधिकार का सिद्धांत, मतदाता की योग्यता का सिद्धांत समाज में असमानता को जन्म देता है। हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि वेपर जैसे दिखता है कि मिल प्रजातंत्र की बुराइयों से प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि यह तत्कालीन आवश्यकताएं थी। ऐसा करने में वह सफल रहा। उसका महत्व चिरंजीव और चिरस्मरणीय रहा। डायल ने के मतानुसार मिल ने निर्वाचन पद्धति, संसदीय कार्य प्रणाली कार्यों के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधारों का पोषण किया। उसके सुझाव आज की भी उतने ही महत्वपूर्ण जितने कि 1861 में थे। यानी कि मिल और बेंथम में इस बारे में उपयोगिता की विचारधाराओं के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है। बेंथम चाहता था वह दूसरे के सुख और दुख को नहीं समझ सकता है। इसके स्थान पर मिल दूसरे के सुख दुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और लौकिक और नैतिक सुख और दुख को स्रोत बनाया। वे सब भारी थे, किंतु मिल उपयुक्त के अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम हिगल का अध्ययन करेंगे, जो विचारक है, राजनीतिक विचारक हिगल, जो पाश्चात्य विचारक है, उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।